नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना बायोलॉजी टीचर आज किशोर। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सर आज क्या पढ़ाओगे बेटा? हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, फिर से बता दे एक बार। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, जितनी विशेषताएं वो सब कैरेक्टरिस्टिक, जितनी जीवित लोगों की विशेषता है वो सब कैरेक्टरिस्टिक है। उनमें से जो दो रूल फॉलो करे वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। वो दोनों रूल आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक्सेप्शन ना पाया जाए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाए, दूसरा नॉन लिविंग में ना पाया जाए। वो दोनों अगर प्रॉपर्टी शो करता है, दोनों कंडीशन शो करता है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक किस पे चला जाएगा? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। तो सर आज क्या है बेटा, हम लोग का पिछला टॉपिक पे क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया था? ग्रोथ कंप्लीट हो गया था। अब हम अगला टॉपिक पे ले रहे हैं रिप्रोडक्शन। खुश हो गए होगे, मन ही मन रिप्रोडक्शन चलेगा। अरे बेटे रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ने आए हम लोग यहाँ। हम लोग को बस धीमे से निकलना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है देखना है और निकल जाना है आगे। ठीक, इसके आगे डिटेल में क्लास 12 चैप्टर पहले पूरी यूनिट आराम से पढ़ना हौले। ठीक, अभी ऊपर से देखेंगे लेकिन आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक, दिक्कत नहीं होगी बेटा। री का मतलब तो आपको पता ही है, री प्रोड्यूस, री जनरेट मतलब दोबारा। री का मतलब क्या हो गया बेटा? अगेन। प्रोड्यूस का मतलब बेटा कोई चीज़ बनाना, उत्पत्ति करना कोई चीज़। प्रोड्यूस मतलब बनाना, खाने वाला नहीं। ऑफस्प्रिंग लिख लो तुम लोग तो ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो किसको बनाना सर? किसको बनाना? ऑफस्प्रिंग को बनाना, बच्चों को। बेटा अपने जैसे दिखने वालों को ही तो रिप्रोड्यूस करके बनाओगे ताकि हम लोग की स्पीशीज कंटिन्यू हो जाए। स्पीशीज कंटिन्यू हो तो बेटा इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर अब हम लोग को केवल देखना एक चीज, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो सर वो दोनों रूल हम हर जगह देखेंगे। अगर वो दोनों हो गया तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर उन दोनों में से एक भी लग गया तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी पिछले पे उल्टा बोल दिया। ठीक, तो ये क्या है डिफिनीशन तो बच्चा जानता है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायो मतलब लाइक, लॉजिक मतलब स्टडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी चीजें हो बायोलॉजी के अंदर, रिप्रोडक्शन भी तो इंसान जीवित लोग करते थे। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इन विच इसके अंदर ऑर्गेनिज्म सिंगल इंडिविजुअल लाइफ ऑफ यूनिसेलुलर या झंड प्रोकैरियोट्स इज मोस्ट डेवलप यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, सारे लेवल पे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सारे लेवल पे रिप्रोडक्शन शो होगा। ऑर्गेनिज्म में अगर गिव राइज किसको बनाएगा? यंग वुमन, नए लोगों को। बेटा बनाते ही तुम क्या इतने बड़े हो जाते हो क्या? बच्चा है कि नहीं तुम्हारे साइज का हो गया? अरे बेटा पहले छोटा सा रहता बहुआ, उसके बाद बड़ा होता था। यंग वुमन बच्चों को देखो, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी, सिमिलर और सेम। या तो सिमिलर होगा, सिमिलर मतलब उसके जैसा, हूबहू नहीं होगा। देखो एक तो होता है फोटोकॉपी कि ये देखो दो पेज हैं, दोनों पेज एक दूसरे की फोटोकॉपी कराते तो डिट्टो यहीं का यहाँ छप के चला आता है, दोनों फोटोकॉपी है। तो बेटा फोटोकॉपी हो तो बस समझ लें दिमाग, फोटोकॉपी हो तो मतलब सेम, और फोटोकॉपी नहीं हो तो सिमिलर। अब बेटा मुझे बताओ, हम लोग जो होते हैं, हम लोग सर पापा मम्मी से दे दो, तुम लोग कंपेयर करो, तुम लोग पापा के एकदम आइडेंटिकल हो, मतलब एकदम पापा जैसे दिखते हो, या मम्मी नहीं सर हम लोग अलग दिखते हैं, थोड़ी बहुत हमारे अंदर विशेषताएं आई हैं उनकी, बाकी लेकिन हम अलग दिखते हैं। सब लोग अलग अलग दिखते हैं, एक जैसे नहीं दिखते। बेटा सेम, सिमिलर और सेम मतलब आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, हूबहू। ठीक, या तो सेम सिमिलर होगा या तो सेम होगा। बेटा टू इट सेल्फ, किसके जैसा? अपने जैसा। इट सेल्फ भाई जो रिप्रोड्यूस करेगा उसी के जैसा, या तो उसके एकदम आइडेंटिकल कॉपी होगा, सेम होगा, या उसके जैसा होगा, थोड़ा बहुत होगा, सिमिलर। ठीक, बेटा रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया। अब बेटा तुम लोग को तो पता ही है रिप्रोडक्शन, बच्चा जानते दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। अब बेटा इसको जल्दी देख लेते, जल्दी, क्योंकि हम लोगों को इसका बस ये चेक करना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भूल नहीं जाना क्यों आए। रिप्रोडक्शन, बेटा रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। ए देखो फिर से आ गया, एक से क्या लगा दोगे? एब्सेंट। क्या लगा दोगे? एब्सेंट। और बेटा ये देखो सेक्सुअल का मतलब समझ लेना, सेक्स ऑर्गन। बेटा मेल जैसे ह्यूमन में बात करो, मेल की टेस्टिस हो गई, फीमेल की ओवरी हो गई, तो बेटा सेक्सुअल। अब बेटा इसमें ये बताओ, अब बेटा जो हम लोग जो ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं, हम लोग तो सेक्स करते हैं, हम लोग की जर्म सेल गैमीट बनाती है जो कि हैप्लॉइड होती है, वो दोनों फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनाता है, फिर जाइगोट मल्टीप्लाई करा के फोटोकॉपी बना के वापस से ऑर्गेनिज्म बना देता है। याद है कि सब भूल गए? सर याद है। अरे बेटा देखो वेरिएशन आएगा, वेरिएशन मतलब बदलाव आएगा।
सेक्सुअल में क्योंकि दो लोगों का गुण आ रहा है, दो माता पिताओं का मतलब दो लोगों का, दो पेरेंट्स का आ रहा है, तो उनमें कुछ करेक्टर इनके, कुछ गुण इनके, कुछ गुण इनके मिला के बच्चा उस पर दोनों के हल्के हल्के गुण, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा, वेरिएशन, बदलाव आ जाएगा। लेकिन ए सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन ही एब्सेंट है। बेटा सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो उससे फिर जर्म सेल भी नहीं है, जर्म सेल नहीं है तो गैमीट नहीं बनेगा, गैमीट नहीं बनेगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं होगा तो डिवाइड होकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मतलब सर इस पे तो केवल एक ही कंडीशन हो सकती है, इसमें तो केवल एक का फोटोकॉपी बना दो, एक का फोटोकॉपी बना दो तभी डबल होगा, तभी ऑफस्प्रिंग क्रिएट होगा, नहीं तो सर इस पे तो हो ही नहीं पाएगा। तो बेटा इस पे ए सेक्सुअल पे क्या चलता है, केवल माइटोसिस चलता है, केवल फोटोकॉपी तैयार होता है। कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, कोई ऐसा है, मान लो यूनिसेलुलर अमीबा की बात करें, अब ये ऐसा है, अब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये अपने जैसे ही बना देगा, ठीक, अपने जैसे ही आइडेंटिकल। तो ये वाला जो ऑफस्प्रिंग है, ये वाला बेटा दो है, ये पेरेंट है, ये पेरेंट है, ये ऑफस्प्रिंग है, तो बेटा ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या होगा, आइडेंटिकल, एकदम सेम फोटोकॉपी, क्योंकि क्या चल रहा है, न्यूक्लियस पे माइटोसिस चल रहा है। अब बेटा न्यूक्लियस पे माइटोसिस चलेगा तो डीएनए का भी तो माइटोसिस होगा, जो आपका जेनेटिक मटेरियल उसी का माइटोसिस हो रहा है। आपको बनाने वाले कंट्रोल चीज, कंट्रोल एलिमेंट का ही सेम है, तो फिर कैसे बदलाव आ जाएगा, तो इसीलिए क्या रहते हैं सेम। अब बेटा ए सेक्सुअल में देखो इसके नीचे लिख दिया टू पेरेंट इन्वॉल्व, दो लोग होते हैं, ये तो सब जानते हैं। सर इस पे क्या सिखा रहे हो बेटा, फ्यूजन होता है, किसका फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल के गैमीट का। गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक, आगे डिटेल में आएगा, अभी चलो इसका देख लो, ठीक। इस पे ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट वेरिएशन नॉट अकर, वेरिएशन बदलाव नहीं आता है। अब बेटा ए सेक्सुअल में देखो 1 2 3 4 टाइप लिखे हैं, तो बच्चा मुझसे पूछता है सर ये ए सेक्सुअल के केवल 4 ही टाइप होते हैं क्या? अरे नहीं बेटा, 1 2 3 4 आपकी एनसीईआरटी में लिखा, इसलिए इनको डिस्कस करो। होते तो बतेरों हैं, बहुत सारे होते हैं, समझे बेटा, बहुत सारे होते हैं, 5-6 और हैं, मतलब खूब सारे, लेकिन ये एनसीईआरटी नहीं लिखा, इस वजह से हमको उसके बारे में बताना पड़ेगा। है किसका टाइप, ए सेक्सुअल का मतलब क्या होगा, इस पे फोटोकॉपी, ए सेक्सुअल के ब्रैकेट में फोटोकॉपी लिख लेना, ठीक, तो एकदम आसान हो जाएगा। अब बेटा ए सेक्सुअल में पहला टाइप एनसीईआरटी लिखती है बडिंग मतलब बड फॉर्म कर लेना। बड मतलब जैसे फूल की कली निकलती है, फूल बनने से पहले कली रहता है, ऐसे देखो बंद रहता है, फिर फूल ऐसे धीमे धीमे खिलता है, ठीक, तो बडिंग, तो ये बडिंग कुछ इस तरह होती है। वैसे तो आपको जानना नहीं, लेकिन देख लो, ये इस तरह, ये एक सेल है, यूनिसेलुलर के बारे में समझा रहे हैं। अब ये बेटा ऐसा हल्का सा ऐसे उभार टाइप आ जाता है, थोड़ा ऐसे उभार, समझे। अब बेटा इसको फिर और बेटा न्यूक्लियस की फोटोकॉपी तो होगी ना, तब तो फिर उसके बाद सेल का डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियस की फोटोकॉपी होगी, उसे क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। सर इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये सारी बातें हो चुकी हैं, इसकी बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक, तो इसके लिए एकदम परेशान नहीं होना, ये सारी बातें हो गई। सर हमने नहीं देखा है, हमको ये सब जल्दी बता रहा हूँ, हमको समझ नहीं आ रहा है बेटा, बोल सारी बात रहा हूँ, बस जल्दी बोल। अगर आपको और धीमे समझना और डिटेल में, तो बेटा लेक्चर एक प्रोवाइड किया था मैंने, उसको देख लेना, तो पूरा ये सब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैं सारी बातें कर रहा हूँ इस एनसीईआरटी में, ठीक। अब बेटा स्पोर फॉर्मेशन ये कैसी होगी, बडिंग, देखो एक पेरेंट से 2 हो गए, बडिंग हो गया, ठीक। और बता दे रहा हूँ, ये सब डायग्राम बनाना है बना लो, जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12 में ये और डिटेल में आएगा, ठीक। स्पोर फॉर्मेशन मतलब समझ लो, स्पोर का बनना, फॉर्मेशन मतलब बनना, स्पोर का बनना है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कुछ होता होगा। अब बेटा इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, फंजाई एंड एल्गी। सर फंजाई क्या है, एल्गी क्या है बेटा, अभी चैप्टर चालू होने दो, डिटेल में आएगा, डिटेल में बस नाम याद करना, स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, फंजाई एल्गी, स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, फंजाई एल्गी। एग्जाम्पल, ठीक। सर बडिंग में कौन से है बेटा, बडिंग में भी 2 एग्जाम्पल लिखा है, एक लिखा है ईस्ट और एक लिखा है हाइड्रा। और बेटा फ्रैगमेंटेशन के बारे में तो आपको पता ही हो, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा, मतलब 2 हिस्सों में टूटेगा, कहीं से भी कोई चीज़ टूटेगी, फ्रैगमेंट होगा, टुकड़ा होगा, तो वो नए ऑर्गेनिज्म को बना देगा बेटा। जैसे ये सेल थी अपनी, ये यूनिसेलुलर थी, अब बेटा कुछ होगा, ऐसे कई सारे सेल्स होंगे मल्टी सेलुलर, ठीक। अब अगर इसको काट दिया जाएगा, ऐसे काट दिया, मान लो चाकू लिए, आप लोग का मूड खराब है आज, इस ऑर्गेनिज्म को जीने नहीं देना है,
आपका मूड खराब है, क्या तो इसको मैं मार दूंगा। चाकू लिया, दर्न से काटा तो ये क्या हो गया, आधा टुकड़ा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। ठीक, अब बेटा क्या होगा, ये जो नीचे वाला टुकड़ा है ये फिर से पूरा बना देगा जो पहले जैसे दिखता था, और ये ऊपर का जो टुकड़ा होगा वो फिर से वही तरह बना देगा जैसे पहले दिखता था। तो ये बेटा ये एक पेरेंट है, इसको आपने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फिर से वही बना देगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो फिर से वही बना लेगा। मतलब सर ये तो बड़ा मजेदार है, इसको जितने हिस्से में मैं तोड़ूंगा हर एक सेल वापिस से अपना बॉडी बना लेगा, वापिस से जैसा दिखता था वैसे बना लेगा। तो ये किसका टाइप था, फ्रैगमेंटेशन का टाइप था। किसका टाइप था, फ्रैगमेंटेशन का। अब बेटा फ्रैगमेंटेशन में भी दो टाइप होता है, एक फ्रैगमेंटेशन सिंपल, एक ट्रू फ्रैगमेंटेशन। देखो बेटा बगल में लिखा ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, सच्चा। ये जो मैं कहानी बता रहा था ना, ये सच्चे फ्रैगमेंटेशन की बात बता रहा था। मतलब इसका अगर एक सेल का न्यूक्लियस भी अगर अलग टूट के गिर गया बॉडी से तो वो पूरी अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देगी। लेकिन फ्रैगमेंटेशन वाला सिंपल है, इसकी कुछ कंडीशंस है तभी ये फ्रैगमेंटेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। और ये किसके अंदर, एसेक्सुअल टाइप बनेगा। सब फोटोकॉपी आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। फ्रैगमेंटेशन का टाइप देख लो, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमोफ, मोसेस। मोसेस क्या है सर, बेटा नाम याद करो, अभी डिटेल पे आएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमोफ, मोसेस। बेटा ट्रू रीजनरेशन में एक ही नाम याद रखना, एक ही नाम, क्या नाम याद रखना है, प्लेनेरिया। क्या नाम याद रखना है, प्लेनेरिया। उसी को ब्रैकेट में लिख लेना, फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म बड़ा ग्रुप है, ठीक, उसको उसी के अंदर प्लेनेरिया उसको बोलते हैं। ठीक, नोट कर लो, धनाधन नोट कर लो बेटा, नोट कर लिए, मिटा दें बेटा, पता है ना मिटा देंगे, तब रिवीजन करना है आपको। ठीक, अब सर ये सब तो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जान लिया, ऊपर से जान लिया है, जितना आएगा सर, जितना हमसे पूछा जाएगा वो सब हम लोगों ने सीख लिया है सर। लेकिन हम लोग का ये वाला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो आपने कहीं चेक ही नहीं किया। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन की नहीं, ये तो आपने कहीं चेक ही नहीं किया। अब मुझे सोच के बताओ, सोच के अपनी जो दो कंडीशन थी उसी पे सोचते। पहला मुझे बताओ, पहला कंडीशन थी, अब मुझे बताओ ये सही लिख रहा है कि नहीं, बताओ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सोचना ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, अब ये लाइन सोचो, ये लाइन पढ़ो और सोचो, दिमाग पे जोड़ दो और सारे एग्जाम्पल। मतलब देखो, आप लोगों को रटना नहीं है ये ना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बारे में सोचना है। अब सबसे पहले सर कैसे सोचेंगे, हमें तो कोई आइडिया नहीं बेटा। सबसे पहले वर्ड का संधि विच्छेद, मतलब चीजें देखो, ऑल लिखा है, ऑल का मतलब सारे, कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब कोई भी इस चीज को अनवैलिड नहीं करेगा। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवित हैं सर, ऑर्गेनिज्म में तो यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर भी आ जाते हैं, वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो सर ये लाइन हमको मतलब है इसका। अब देखते हैं ये, अब मुझे बताओ, हम इंसान हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हाँ सर तभी तो हम लोग आए हैं। अरे बेटा यूनिसेलुलर अमीबा को बताया था, अमीबा डिवाइड करके बाइनरी फिजन करके, अमीबा था, बाइनरी फिजन करके दो टुकड़ों में ऑफस्प्रिंग में बन गया था। बोलो, अब अमीबा दो हिस्सों में बन गया था, यूनिसेलुलर था तो वो भी रिप्रोडक्शन कर रहा था। हाँ सर यूनिसेलुलर भी कर रहा है और मल्टीसेलुलर भी कर रहा है, लेकिन तभी बच्चा एक उठा कह रहा सर हमारा एक रिश्तेदार है, उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या सर अब मेरे परिवार का वो सदस्य लिविंग नहीं है, समझे। वो कह सर मेरे परिवार के एक सदस्य हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिन दोनों के सर अब क्या वो ऑफस्प्रिंग नहीं बना पा रहे हैं, तो सर क्या अब वो लिविंग नहीं है, क्या वो लिविंग नहीं कहलाएंगे। बेटा इसका मतलब इनके एक्सेप्शन है, मतलब सारे जीवित लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये क्या लाइन लिखी, गलत लिखी है। स्टेटमेंट जब आएगा तो ये लाइन क्या लिखी, गलत लिखी है। अगर यहीं ऑल की जगह
मोस्ट लिख देता और वही पूरी की पूरी लाइन लिखता, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, अब इस लाइन को पढ़ो बेटा, अब ये लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि अब क्या लगा दिए हो, मोस्ट लगा दिए हो, ये लाइन सही हो जाएगी। ऑल मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं। अब सर ये तो इंसान का है, और एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल बताओ। बेटा आप लोगों ने देखा होगा वो जो गधे घोड़े को मिला के खच्चर तैयार किए थे, और बेटा खच्चर जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो बेटा बच्चे नहीं आते हैं। ये खच्चर रिप्रोड्यूस करते, खुश हो गए थे साइंटिस्ट, कह रहे 2 अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को मेटिंग किया, खच्चर पैदा कर दिया, अब छोड़ देंगे हम, और खच्चर अपने रिप्रोड्यूस करेंगे और नए खच्चर बनाते चले जाएंगे, म्यूल, बेटा इंग्लिश वाले म्यूल, ठीक, म्यूल बनाते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों। सर फिर कैसे? अरे बेटा वो रिप्रोड्यूस करते तो थे, सब करते थे, लेकिन उनका ऑफस्प्रिंग कुछ हो जाता था, उनके ऐसा कंडीशन उनका हो गया था कि वो ऑफस्प्रिंग ही नहीं क्रिएट कर सकते थे। मतलब सर ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो भी तो सर जीवित है, लेकिन सर ऑल पे वो हट जाएगा फिर। बोलो बेटा एक और एग्जांपल, वर्कर भी लोग सुन के एकदम आंखें चौंधियाया करते हैं, कहीं कुछ नया आ गया, कह रहे मजदूर आ गया, मजदूर, वर्कर भी। अरे बेटा बी अपनी मधुमक्खी, बी मधुमक्खी में भी 3 टाइप होते हैं, मधुमक्खी में भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है ड्रोन, लिख दे रहे हैं, एक होता है ड्रोन, एक होता है वर्कर। सर हमको तो एक ही जैसी सारी दिखती हैं। अरे बेटा मान लो बता रहे हैं, असलियत पैसा होता है ड्रोन, वर्कर, और एक होती क्यून, रानी, राज करती है लोगों पे। ठीक, इतना डिटेल में जाना है लेकिन बता दे। ठीक, वर्कर भी, तो ये कौन वाली है? ये वाली। तो बेटा वर्कर भी जो होती है वो गैमीट नहीं बनाती, वो फर्टिलाइजेशन नहीं करती, मतलब उसका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं आता है। तो सर ये वर्कर भी तो लिविंग है, लेकिन ये ऑफस्प्रिंग नहीं करा रही है। इसका मतलब सर कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन एक विशेषता तो है जीवित लोगों की, मोस्ट ज्यादातर लोगों तो दिखाते, लेकिन सर इसके कुछ एक्सेप्शन भी नहीं है। सर वो 2 कंडीशन में से पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सर वाला रूल फिर से बता दो, पहला वाला। अरे बेटा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित लोगों में हो और कोई एक्सेप्शन ना हो, लेकिन ये एक्सेप्शन तो था वर्कर भी। एग्जाम्पल लिख लेना एक्सेप्शन में, वर्कर भी, और एक और बताए थे एग्जाम्पल, बोलो भूल गए क्या? नहीं सर याद है। अरे बेटा बोलो, वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, और बताएं, और बेटा एक और बताया था म्यूल। ठीक, अपने 3 एग्जाम्पल हो गए। इस तरह और भी एग्जाम्पल होंगे, ये आपकी डे टू डे लाइफ में दिखते हैं, इसलिए इनके बारे में बता दिया है। आखिर हम लोग जिस सवाल पे आए थे वो सवाल, उसके एक्सेप्शन, तो वो अब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब रिप्रोडक्शन क्या है? बेटा कैरेक्टरिस्टिक तो शुरू से ही थी, विशेषता तो थी जीवित लोगों की, जीवित लोग तो शो करते ही थे, लेकिन सारे नहीं करते थे, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो सर क्या है ये? बेटा कैरेक्टरिस्टिक तो शुरू से, तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बेटा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज, ये लिखा है लाइन, क्या लिखा है देखना एनसीईआरटी खोल, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा लाइकवाइज का जो वहाँ मतलब है, लाइकवाइज किसके जैसा, एनसीईआरटी बेटा सब कोरिलेट करके पढ़ाती है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लाइकवाइज को जो उसके पहले रिप्रोडक्शन के ऊपर टॉपिक तुम देखना ग्रोथ लिखा होगा, तो ग्रोथ तो अपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसी के जैसा लाइकवाइज किसके जैसा, रिप्रोडक्शन को कंपेयर करी ग्रोथ से, कि देखो ग्रोथ अपना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, कैरेक्टरिस्टिक, तो रिप्रोडक्शन भी वैसा ही है, किसके जैसा, ग्रोथ के जैसा। क्या चीज है, क्या उसके जैसा है? बेटा कैरेक्टरिस्टिक है उसके जैसा। यार इस लाइन का इतना मतलब था। हाँ बेटा नोट कर लो।
नोट कर लिए बेटा, नोट कर लिए? मजा आ रहा है क्लास में? बेटा ये मैंने फिर से एक स्टेटमेंट लिख दिया है, फिर से इसको बारे में पहले वर्ड का मतलब समझना, पूरी लाइन का मतलब समझना, फिर सोचना इसके क्या होगा। देखो क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस, मतलब जो नॉन लिविंग है वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। ठीक, इस लाइन के बारे में सोचो, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। बेटा ये की स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लिख दिया। ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा दोनों स्टेटमेंट है। अब इसमें तुमसे पूछेगा कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला स्टेटमेंट गलत है, या दोनों गलत हैं, इस तरह क्वेश्चन लगा के पूछेगा। अब बेटा आपको जैसे मैंने इसके पहले सिखाया था वही इस पे लगाना है। अब बस केवल आपको ये दूसरे स्टेटमेंट से अब ध्यान नहीं देना, पहले स्टेटमेंट को केवल देखो क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस, नेवर रिप्रोड्यूस। अब मुझे बताओ, तुमने कोई भी नॉन लिविंग चीज जो जीवित नहीं है, जो जीवित नहीं है, जो तुमको जीवित जैसी नहीं दिखती है, क्या उसको रिप्रोडक्शन करते हुए देखा है? सोचो, दिमाग में जोड़ दो। सर रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना, मतलब ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना, मतलब सर प्रोजेनी करना, मतलब अपने जैसों को प्रोड्यूस करना। सर नॉन लिविंग तो कोई अपने जैसों को प्रोड्यूस नहीं करता है सर, इसका मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस वाली लाइन बिल्कुल सही है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस वाली लाइन बिल्कुल सही है। अब बेटा दूसरी लाइन पढ़ो, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी, कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट मतलब नहीं, नहीं, कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ऑल इंक्लूसिव का मतलब लिख लेना संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से। ठीक, ऑल देखो, ऑल लिखा, ऑल इंक्लूसिव, इंक्लूसिव। अब मुझे बताओ, ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, रिप्रोडक्शन तो हम देख लिए हैं कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, वो सारे जीवित लोगों में नहीं पाई जाती है, वो सर कुछ उसके एक्सेप्शन है, वो केवल कैरेक्टरिस्टिक बन के रह गई है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन पाई है। तो सर ये तो वही बोल रहा है कि इंक्लूसिव मतलब सारे संपूर्ण रूप से प्रॉपर्टी जीवित लोगों की नहीं है। तो मतलब सर ये वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक, नोट कर लो, नोट कर लिए बेटा, नोट कर लिए बेटा। अपना रिप्रोडक्शन वाला पूरा टॉपिक हो गया। ठीक, यहाँ से अपना रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म सर, पूरा खत्म। अरे बेटा जितना पहले चैप्टर पे है ना उतना खत्म। तो तुम लोग को तो बस चले अभी पूरी 11th 12th साइंस, BSc PhD सब यहीं करवा लो, इतना नहीं याद कर पाते हैं। अब सर अब ग्रोथ हो गया,
रिप्रोडक्शन हो गया। सर अब क्या आएगा, अब क्या आएगा? बेटा एनसीईआरटी में अगला टॉपिक बच्चा देखता है, बच्चा अपनी होशियारी करने लगता है, कहता है सर अगला टॉपिक मेटाबॉलिज्म है, अगला टॉपिक मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब सर अब हम लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी क्या चलेगा? सर मेटाबॉलिज्म चलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या, बच्चा क्या सोचता है? थर्ड प्रॉपर्टी एनसीईआरटी ने लिखा है मेटाबॉलिज्म, अब थर्ड टॉपिक क्या चलेगा? मेटाबॉलिज्म। अब सर इसको चेक करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बड़ी चालाक है, बहुत चतुर और बुद्धिमान है। एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा होशियार है, आप लोग से थोड़ा 2 कदम ऊपर है, ठीक। इसको टीचर ही कल बता पाए। बेटा मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ना है, पहले मेटाबॉलिज्म की जो डिफिनीशन है वो समझने के लिए आपको पहले उसकी आगे वाला जो डिफिनीशन, आगे वाली प्रॉपर्टी उसको सीखना पड़ेगा, आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक को। सर मेटाबॉलिज्म के आगे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक लिखा है एनसीईआरटी ने? बेटा आगे लिखा है उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपनी कौन सी हो जाएगी? चौथी वाली। पहले क्या सीखेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो बड़ा गंभीर नाम लग रहा है। सर ये तो बड़ा डेंजरस नाम दिखता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सर बड़ा खतरनाक दिखता है। अरे बेटा खतरनाक नहीं है बेटा, बस सेलुलर का सेल निकाल लो, बात खत्म। सेलुलर का सेल निकालो। अब तुमको जो सेल के बारे में आता है वहीं इसमें चपकाते चले जाओ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या? अरे हाँ बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए लिया, इसको भी चेक करेंगे ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं। हम लोग का मेन उद्देश्य तो है यही है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है। ये पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चेक करेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में देखेंगे। बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो बच्चा जानता है। सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल सर ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था, बच्चा हुआ खुद। सर ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में सर हमने बचपन में ही याद कर लिया था पूरा। सर सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर जैसे दीवार खड़ी करने के लिए, सर दीवार खड़ी करने के लिए जैसे ईंटें लगाए जाते हैं, वैसे इंसान का ढांचा या कोई भी जीवित चीज का ढांचा बनाने के लिए सेल होनी चाहिए। और सेल में भी सर सेल की मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सर न्यूक्लियस होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ये 3 चीज है तो सर वो सेल है। ये 3 चीज है, क्या बेटा? सेल की मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये 3 चीज है तो सेल है। और अगर सर सेल है तो वो लिविंग है। कुछ नया बता रहा हूँ क्या? बचपन से आपको आता है। तो इसका मतलब सर इंसान या जीवित चीज को बनाने का ढांचा ही सेल है, तो इसके बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, और इसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो सर ये तो दोनों प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी डिफाइनिंग की तो हम देखते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, तो सर सेल तो सारे जीवित लोगों में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी सर? कि वो नॉन लिविंग में ना हो, नॉन लिविंग में ना हो। अब बेटा अगर कोई नॉन लिविंग सेल का ढांचा बना देगी तो वो लिविंग ही तो बन जाएगी। अगर नॉन लिविंग के पास सेल है, कोई नॉन लिविंग चीज रखी, उस पर सेल बन गई पूरी, सब उसका काम हो गया, चीजें हैं, तो वो तो बेटा फिर लिविंग बन गया ना, वो नॉन लिविंग का है। तो बेटा नॉन सेल जो है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो डिफिनीशन लिखा देगा, सेल इज द बेसिक, लिख लो बोल दे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको भी लिखवाना पड़ रहा है तो चलो ठीक ही है, बता रहे डिटेल पे सर पढ़ाओगे, अब डिटेल पे चलो ठीक। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया अपना? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मतलब सर अब तो हमारा काम खत्म, जहाँ सेल दिखा वो लिविंग है, जहाँ सेल नहीं दिखा वो नॉन लिविंग है। ये तो बहुत बढ़िया डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हमको आता था। सर अब इससे मेटाबॉलिज्म कैसे समझाओगे? सर सेल को समझाने के बाद अब मेटाबॉलिज्म को समझो। सर पहले ही मेटाबॉलिज्म समझा देते। बेटा आओ सिखाएं, आओ। बोर तो नहीं हो रहा है हो? कुछ लोग सो गए होंगे देखते देखते। अरे बेटा लिखते जाओ, पढ़ते जाओ और दिमाग लगाओ। घुटनों पे दिमाग लिए हो, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो कहाँ से मन लगेगा? दिमाग लगवा रहे हैं। सर हमारे तो दिमाग ही नहीं है, इसीलिए तो बायो लिया था। अरे बेटा लो हम ही सोचवा देंगे तुम लोगों को। अब अपना टॉपिक कौन सा नंबर आ गया? तीसरा कि चौथा?
चौथा क्या है अपना मेटाबॉलिज्म। कुछ लोग को आता होगा, पूछ रहे होंगे सर हमको आता है, सर हमको आता है। अरे बेटे अभी जब हम बताएंगे ना तो कूदना फांदना सब बंद कर दोगे। मेटाबॉलिज्म के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो सर उसको केमिकल रिएक्शन ही बोलो, मेटाबॉलिज्म क्यों बोल रहे हो? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो मेटाबॉलिज्म नाम है, नामकरण, मेटाबॉलिज्म का नाम कैसे आया, ये मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं? बेटा देखो दो चीज बता रहे, एक होता है केमिकल रिएक्शन, दो नहीं एक ही चीज है केमिकल रिएक्शन। कुछ चीज का बनना, A+B बना के क्या बना रहा है, C टूट के क्या बना रहा है D+, ये बेटा हीट का साइन है, कुछ लोग कह रहे O लिखा है, D+G, इसी तरह कोई चीज कुछ बना रहा होगा, ठीक। ये सब क्या है केमिस्ट्री में चलने वाली रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन। अब बेटा यही केमिकल रिएक्शन जब सेल, ये कौन है अपनी सेल, स्ट्रक्चर फंक्शन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अब यही जब केमिकल रिएक्शन आपकी सेल के अंदर चलने लगती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने लगती है। बेटा सेल से ही तो मिलकर यूनिसेलुलर से कई सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो या तो यूनिसेलुलर चाहे मल्टीसेलुलर, तो मतलब साथ जब केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलेगी तो उसी रिएक्शन को अब मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे अब बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन पहले क्या बोल रहे थे केमिकल रिएक्शन, अब क्या बोल रहे हो मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये कहाँ लग रही? सेल आउट, सेल फ्री सिस्टम में, सेल के बाहर। सेल, अब बेटा सेल से कोई चीज से आजाद करो, जैसे प्रिजन कैदी है, कैदी को जेल से आजाद करो प्रिजन फ्री, वैसे सेल की रिएक्शन को सेल से आजाद कर दो क्या हो जाएगा सेल फ्री। सर इतना आसान? अरे हाँ बेटा सेल फ्री सिस्टम, ठीक। लिख लो केमिकल रिएक्शन बाहर चले, लिख लो साथ साथ लिखो बाहर चले अंदर चले। और मेरा सारा बेटू केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शन में अंतर समझ गया। अब सर मेटाबॉलिक रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म है। तो बेटा मेटाबॉलिज्म की एक चमत्कारी लाइन है, क्या लाइन है? ऑल, साथ से लिखो, ऑल केमिकल रिएक्शन occurring inside living organism is metabolism। बेटा देखो क्या लिखा है, इसकी डिफिनीशन है मेटाबॉलिज्म की। डिफिनीशन ऑल मतलब सारे, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो, सारे केमिकल रिएक्शन अकर हो इनसाइड मतलब अंदर, किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कब होगा? जब सेल होगी या सेल से बना होगा। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शन से क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। आया? अब बेटा मेटाबॉलिज्म सुनते जाओ, सब सुनते जाओ, कहानी चल रही है। अभी पूछेंगे जब सवाल तब एकदम चैतन्य हो जाना। मेटाबॉलिज्म बेटा दो तरह की होती है, एक होती है एनाबॉलिज्म, कुछ लोग को पता होगा लेकिन फिर भी बता दे रहे, एक होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जल्दी नहीं पता कि जरूरी नहीं था। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटा से याद रखना काटना, जैसे बेटा चक्कू से सेब काटते हो या कुछ चीज काटते हो, लोगों को नहीं काटना वाटना बेटा, काटना, ठीक। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, लिख लो काटना। एनाबॉलिज्म का मतलब, अब एक का मतलब काटना तो दूसरे का मतलब जोड़ना। मतलब सर जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इसकी उल्टी कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब बेटा काटना मतलब तोड़ना। अब बेटा कुछ होगा, कुछ बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ठीक, इसको टुकड़ों में तोड़ दोगे, काट दोगे तो बेटा छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। अब बेटा जो चीजें जुड़ी होती हैं, जुड़ी तो होंगी केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू ना, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक। सारे केमिस्ट्री पे कहाँ चले जा रहे हो? अरे बेटा समझ बॉन्ड ठीक, बॉन्ड बेटा तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो क्या हो रहा है? काट रहे हो, कैटाबॉलिक। वैसे जैसे ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, इनको जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगी? एनाबॉलिज्म हो जाएगी, ठीक। बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
अब ये जो सेल है हमारी, इसके अंदर कैटाबॉलिक चीजें टूटती भी हैं और जुड़ती भी हैं। सर ये सब क्यों होता है, क्यों होता है, ये सब क्यों होता है? तो अब मुझे बताओ, ये सेल है, सेल पे साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हमको आ गया है। अरे सुन लो, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लास्टिड होगा, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, स्किन है, आंखें हैं, पेट है, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स है, और बेटा अरे उधर चलो रहने दो, बॉडी है, शरीर है। अब मुझे बताओ सेल को चाहिए सामान, सेल तो चीज से बनी हुई, केमिकल्स से मिलके बनी है। इंसान की पूरी चीजें, अब भाई पूरी चीजें क्या है, केमिकल्स हैं। वो केमिकल एलिमेंट जो है ना अपने, वही से तो मिल के पूरी सब चीजें बनती, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, केमिकल से मिलके बनी है, केमिकल। अब बेटा हमारी सेल्स, हमारी जो सेल्स है उनको या हमारी बॉडी को कुछ चीज चाहिए होगा। अब वो चीज बनी होंगी, जैसे दीवार को बनाने के लिए ईंट चाहिए, और वैसे ही कोई खाना बनाने के लिए तुमको सामान चाहिए होता है कि नहीं? बोलो, खाना में सब्जी लेते हो, नमक मिर्चा धनिया पुदीना सब डालते हो, उस पर तेल वेल लगाते हो, तब खाना तैयार होता है। वैसे हमारी सेल्स को जब बनना होता है तब उसके लिए केमिकल्स चाहिए होते हैं, वो केमिकल्स बाहर से आते हैं। अब सेल्स बेटा केमिकल्स चाहिए तभी तो सेल बनेगा। नहीं समझ पा रहे हो? अरे ये देखो, ये मान लो सेल है, इसको ये किस चीज से मिलके, ये मिलके बनी कुछ ऐसे ए नाम के लोग, ए से मिलके बनी, ठीक। यहाँ बी है, कोई बी केमिकल है, ए केमिकल, सी केमिकल है, डी, ए बी सी डी केमिकल सेल के अंदर है। अब हमको एक नई सेल बनानी है, अब बेटा इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ए वाला केमिकल, बी वाला केमिकल, सी डी सारे केमिकल चाहिए होंगे जो इसके अंदर है। अब बेटा ये इसको बनाना है हमको, और ये केमिकल चाहिए। ये केमिकल कहाँ से पाओगे? आसपास के वातावरण से, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से पाओगे, हवा से या पानी से या जमीन से, जहाँ से पाना होगा पाओगे। अगर तुमको ये सेल बनाना है तो ये सारे केमिकल चाहिए होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे मिलकर बनी होगी केमिकल से। अब बेटा जैसे ही आपको ये बाहर से चाहिए, हमने खाना खाया, खाना अंदर गया, इधर से अंदर गया, जा रहा है बेटा स्टमक पे जा रहा है। अब बेटा वहाँ टूटेगा, इंटेस्टाइन पे गया, स्टमक पे गया, इंटेस्टाइन में टूटेगा, टूट के एलिमेंट टूट के उस फॉर्म में टूटेगा जो हमारी सेल्स को चाहिए होगा। अब बेटा वही जो केमिकल्स हैं वो हमारी सेल्स को मिल जाएंगे। देखे कैसे प्रोसेस गया, वो जो हमारे केमिकल टूट के, खाना खाया टूट के, और टूटा फूटा टूट के जो केमिकल था वो सेल्स को मिल गए। सेल खुश, सेल ने फिर से अपना काम किया, केमिकल्स को जोड़ दिया, वापस से क्या बना दी, सेल बना दी। इसी तरह सेल, ये तो जीवित चीज है, इसी तरह कोई मॉलिक्यूल बना देंगे कोई केमिकल्स को तोड़ के। जैसे A प्लस B से C बन रहा है, अब C को तोड़ोगे, उल्टा रिएक्शन चला दो, C को तोड़ दोगे तो A प्लस B बन जाएगा। जानते हो कि नहीं? इसी तरह कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होंगी, केमिकल रिएक्शन, कई सारी। अब जैसे यहाँ बनाना है वैसे और भी तो काम होगा, इसको ऑक्सीजन देना, बाहर निकालना, चीजें बनाना, सिंथेसाइज करना, इस तरह कई सारा काम चल रहा है अंदर, इसलिए कई सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं। ये तो एक ही सेल में जब इतना बता दिया, तो हम तो मल्टी सेलुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हैं, तो हमारे अंदर तो कई सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी। लेकिन बेटा एक सिंगल सेल पे भी हजारों, कितनी बोल रहा हूँ मैं बेटा, हजारों केमिकल रिएक्शन चलती हैं, हजारों केमिकल रिएक्शन चलती एक इंडिविजुअल सेल पे, तक हजारों चलती। तो हमारे अंदर तो भसड़ मच जाता है, कई सारी केमिकल रिएक्शन चलती है, लाखों करोड़ों चलने लगता है, ठीक। यूनिसेलुलर के बाद अब मल्टी सेलुलर पे भी कई सारी, ठीक। नोट कर लो, करना है कुछ तो बेटा। ये हम लोगों को हो गया। अब इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है कि बेटा सर यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, हर जगह केमिकल रिएक्शन, हर जगह मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। तो एक लाइन और आ जाएगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन occur in unicellular
बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे और अगली क्लास में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नए कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करते रहिए। ओके बाय।